हमने बौने लोगों को बड़ा बनाया है और बड़े लोगों को दफन कर दिया है। इसलिए हमारा संकट यह हो गया है कि इस देश में बौने पैदा होते हैं, बौनों को बड़ा किया जाता है और बौनों के माध्यम से 5000 साल पुरानी संस्कृति को गाली दिलवाई जाती है। हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं बताया जाता, हमें वीर सावरकर के बारे में नहीं बताया जाता, हमें विवेकानंद के बारे में नहीं बताया जाता, हमें पटेल के बारे में नहीं बताया जाता। हमको तमाम ऐसे लोगों के बारे में बताया जाता है जिनका पूरा चरित्र पहले दिन से आखिरी दिन तक किसी के कहने किसी के करने पे चल रहा था। और घोटाला इस देश में आज बड़ी चर्चा होती है कि घोटाले हो रहे हैं। घोटाले तो उस वक्त हो रहे थे जब शुरुआत थी भाई। आपने संविधान में एक बड़ा घोटाला किया जिसका रेफरेंस दिया कि 14 मई 1954 को आपने भारत के संविधान के अंदर उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव डाला और उनको मजबूर किया कि वो एक इल्लीगल गैर कानूनी एक आदेश जारी करें। लेकिन करा क्योंकि आपकी चल रही थी और आप तो इतने बड़े महान नेता थे। आज तो ईवीएम के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं, आज ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। समझ में आता है मशीन है भैया, जब तो मशीन भी नहीं थी। आपको 14 में से 1 वोट मिला तब भी आप प्रधानमंत्री बन गए। तो मैं तो कह रहा हूं कि रिगिंग तो उसी दिन तो शुरू हो गई थी। आज कौन सी रिगिंग हो रही है? रिगिंग तो आपने उस दिन से की। और महान हमारे राष्ट्रपिता अंबेडकर जी के पास गए। अंबेडकर जी से किसी बात पे उनकी नाराजगी थी। अंबेडकर जी किसी बात को लेके धरना दे रहे थे, सॉरी अपनी बात कह रहे थे। गांधी जी गए, उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपने ये जो बात कही है मैं इसके खिलाफ हूं। उन्होंने कहा गांधी जी बात मेरी सही है, लेकिन क्यों ने आपने मुझे आंदोलन और धरना देने की धमकी दे दी है। और मैं समझता हूं कि आपकी जान राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको राष्ट्र के लिए जीना है। लिहाजा ये मानते हुए कि मेरी बात सच है, लेकिन क्योंकि आप राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, मैं अपनी बात को वापस ले लेता हूं। गांधी जी खुश, उनको भी नई एक आदत मिल गई। जब यही घटना सुभाष चंद्र बोस के मामले में हुई कि जब उनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा नहीं, इस पे भी वो नाराज हो गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं अध्यक्ष पद से नाम वापस ले लेता हूं। गांधी जी फिर खुश हो गए। ये जो हमने आदर्शवाद की स्थिति देखी, तो 2 किस्म का टकराव था उस वक्त भी। कुछ लोग 5000 साल पुराने आदर्श में थे और कुछ लोग 1947 में अंग्रेजों का से जो ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, उस ट्रांसफर के बाद जल्दी से प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठने वाली जल्दी में थे। लिहाजा ये 2 सोच का फर्क था। जिस स्तर पर नेहरू जी गिरे, कहीं उन्होंने स्टेट्समैनशिप नहीं दिखाई। ये बात अलग है, आज की डेट में लोग कहते हैं वो स्टेट्समैन थे। पता नहीं स्टेट्समैन अखबार में काम करते थे, कहां काम करते थे, किस बात के स्टेट्समैन थे। एक आध तो कोई बात मुझे पता चलती। और जो उनका साथ दे रहे थे उनको उस वक्त एहसास हुआ जब उनकी ताकत कमजोर हो गई। और जब प्रधानमंत्री का मामला आया तो उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी तोड़ने की धमकी दे दी। तब तक गांधी जी के हाथ इतने कमजोर हो चुके थे कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन गांधी जी से मेरी एक शिकायत है, वो तो है नहीं, उनके वारिस हैं, नकली वारिस हैं। पहले शुरू में ये झूठ फैलाया कि ये उन्हीं के वारिस हैं, कि गांधी जी जिस वक्त जिन्ना इस मुल्क को तोड़ करके अलग पाकिस्तान बनाने की जिद कर रहा था, तब आप उसके सामने धरने पे क्यों नहीं बैठे? उसके सामने भी धरने पे बैठते और कहते जिन्ना मैं ये नहीं होने दूंगा। तो आपने धरना नहीं दिया और आपने इस देश के उन लोगों को, जो करोड़ों लोग थे, जो हर छोटी छोटी भूमिका में देश को आजाद करने में लगे हुए थे, आपने उनसे एक झूठ बोला, सरेआम झूठ बोला आपने। और जो लोग भावुक थे, जो आप पे यकीन करते थे कि ये हमारा कायद है, ये हमारा लीडर है, ये कह रहा है तो इस पे मुझे भरोसा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप किसी पे भरोसा करते हैं तो पागलपने तक की हद पे करते हैं, और जब वो रास्ते से हट जाता है
तो उसके अपने लोग जो उसको ताकत में लाते हैं वही उसके खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। आपने कहा कि भारत और पाकिस्तान अगर बना, ये भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मेरी लाश पे होगा। देश ने यकीन किया, इतना बड़ा लीडर इतनी बड़ी बात कह रहा है, लोग खामोश रहे। गांधी जी को यह समझ नहीं आया कि ये नेहरू जी, ये अंबेडकर नहीं है। इस समाज में बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस भी थे, बहुत सारे वीर सावरकर भी थे। जब देश बटा तो गांधी जी कहां थे? गांधी जी तो कहा कि मेरी लाश पे होगा, तो देश तो बट गया था, तो गांधी जी तो जीवित थे। तो अगर उनकी ख्वाहिश किसी ने पूरी की, मैं एक बात और साफ कह लूं, उस एक्ट को जस्टिफाई नहीं करना चाहता मैं। वो एक्ट जो था वो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं कि हमारे देश में लगातार पूरी हमारी फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के संविधान बनने के बाद, संविधान बनने से लेकर 2019 तक इतने फ्रॉड हुए हैं, खुलेआम हुए हैं, जिसका नतीजा है कि आज ये देश 70 साल के बाद पहला चुनाव राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के विरोध में जो लोग खड़े हैं उसके बीच हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे ही दीवाने नहीं हुए हैं कि जो मुंबई के एसी में से निकल के नहीं जाते थे वो बेगूसराय की धूल फांक रहे हैं। मैंने सुना है यहां भी आ रहे हैं। स्वागत होगा उनका जैसे काशी में हुआ था। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप एक बात का यकीन रखिए, मैं हिंदुस्तान भर में, मैं और RSS लगातार घूम रहे हैं। अब तो हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम अपने घर कभी कभी जाते हैं, लेकिन घर तो हम बाद में भी चले जाएंगे। लेकिन राष्ट्र को इस वक्त इस चीज की जरूरत है, इसलिए हम घूम रहे हैं। हम 70 साल में ऐसा क्या हुआ इस देश में कि सारी कीमत हमने दी। 21 लाख लोग मारे गए, पाकिस्तान बन गया, धर्म के नाम पे बन गया, 3 जंगें लड़ी आपने उनसे, और पिछले 40 साल से एक तरफा प्रॉक्सी वॉर को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। मरने वाले आप लोग हैं, मारने वाले कौन लोग हैं उनका चेहरा नहीं पहचान पा रहे आप। इसलिए पंजाब में एक आतंकवाद का शगुफा छूटा, चलिए साहब मान लिया, पूरे देश को पता चल गया पंजाब में सिख आतंकवाद है, बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताया गया सिख आतंकवाद है। जिन 2-3 लोगों के बारे में अभी सिंह साहब कह रहे थे कि उनको गिरफ्तार किया गया, पकड़ भी लिया गया, और थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूं कि भारत की अभी किसी अदलिया ने, किसी अदालत ने उनको मुल्जिम नहीं ठहराया है, लेकिन 3-4 लोगों के पकड़े जाने से आपको हिंदू टेरर पता चल गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में 5000 बम धमाके हुए हैं, 5000 बम धमाके हुए हैं, और पूरी दुनिया में किताब लेकर के, नारे तक भी अल्लाह अकबर का नाम लेकर के धमाके करते हैं, लोगों को मारते हैं, लेकिन इसका धर्म नहीं पता चल पा रहा है। ये कौन सा धर्म है भाई? हमको किसी को शक नहीं हुआ, कभी शर्म नहीं आई, कभी सवाल नहीं पूछा कि 3 लोगों को आपने पकड़ा और एक थ्योरी बना के आपने मार्केट में पेश कर दी और कहा कि हिंदू आतंकवाद है। तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर फर्क पड़ता होता तो मैं यहां नहीं खड़ा होता। इस देश को इस्लामिक आतंकवाद से खतरा है, और इस इस्लामिक आतंकवाद को इस देश की राजनीतिक पार्टियां बढ़ावा देती हैं, अलग अलग तरीके से देती हैं, गैर कानूनी तौर से देती हैं, संविधान के अंदर फ्रॉड धारा ला करके देती हैं। जो संविधान में जिन चीजों की मनाही है उसको आप एक्ट के माध्यम से देती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है।